Hello friends, my name is Dr. Pallo Pandey. Today we are going to discuss about the old man and the sea. In this video, we will discuss about the introduction of this literary work. Okay? The Old Man and the Sea is written by Ernest Miller Hemingway. Ernest Miller Hemingway was born on July 21, 1899 and he died on July 2nd, 1961. Okay, means The Old Man and the Sea is written by Ernest Miller Hemingway. Let's discuss about the life sketch of Ernest Miller Hemingway. Ernest Miller Hemingway is also known as Ernest Hemingway or Hemingway. Ernest Miller Hemingway was born on July 21, 1899 at Oak Park, Illinois, US. Ernest Hemingway was died on July 2nd, 1961 at the age of 61 at Ketchum, Idaho, US. He received various literary awards. In this field, he received two notable awards. The first is Pulitzer Prize for Fiction in the year of 1953 and Nobel Prize in Literature in 1954. His important literary works are The Sun Also Rises. The Sun Also Rises was his debut novel. यह ध्यान रखिएगा, यहाँ शब्द आया है डेब्यू. इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा. इस शब्द को हम सबसे ज़्यादा मूवीज़ के फील्ड में हम लोग सुनते हैं. किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस या सिंगर या कंपोजर के लिए आता है डेब्यू, है ना. डेब्यू का अर्थ होता है सबसे पहला. इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, DBUT, डेब्यू. इसमें टी साइलेंट है, उसी तरह से जिस तरह से डिपो का टी साइलेंट होता है. अ फेयरवेल टू आर्म्स फॉर होम द बेल टॉयल्स. अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का जन्म 21 जुलाई 1899 को हुआ था ओक पार्क, इलिनॉइस में. अमेरिका से थे ये. इनकी मृत्यु 2 जुलाई 1961 को 61 वर्ष की आयु में हुई थी. इन्हें वैसे तो कई तरह के साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुए थे, लेकिन जिनमें से सबसे प्रमुख पुरस्कार जो था वो 1953 में आपको नोबेल पुलित्जर पुरस्कार मिला था और 1954 में आपको नोबेल अवार्ड फॉर लिटरेचर प्राप्त हुआ था. आपके महत्वपूर्ण जो लिटरेरी वर्क्स थे उनमें द सन आल्सो राइजेस, यह उनका डेब्यू यानी कि सबसे पहला नोवेल था, और अ फेयरवेल टू आर्म्स एंड फॉर होम द बेल टॉयल्स. टॉयल्स का अर्थ होता है बजना, ध्यान रखिएगा. फॉर होम द बेल टॉयल्स. तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में कुछ सामान्य जानकारी की हम लोगों ने चर्चा की. आइए बात कर लेते हैं द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में. देखिएगा, ये जो ओल्ड मैन एंड द सी है यह नोवेला है. सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ नोवेला, इट इज़ नॉट ए नोवेल, है ना. यानी कि शॉर्ट नोवेल जो होता है, यानी कि जो स्टोरी से बड़ा हो और एक नोवेल से छोटा हो. कहानी से बड़ा लेकिन एक उपन्यास से जो छोटा जो होता है उसे नोवेला कहा जाता है. यह 1951 में क्यूबा में लिखा गया था. यह अमेरिका से थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, लेकिन इन्होंने द ओल्ड मैन एंड द सी जो लिखा वह क्यूबा में लिखा. यह 1952 में पब्लिश हुआ. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके जीवन का अंतिम फिक्शन वर्क था, यानी अंतिम काल्पनिक कार्य था जो कि उनके जीवन काल में प्रकाशित हुआ. यानी कि इसके अतिरिक्त जितने भी उनके जो फिक्शन से कार्य थे, काल्पना से कार्य थे, वे जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में चर्चा की है कि इन्हें पुलित्जर पुरस्कार जो मिला था वो फिक्शन के लिए मिला था, यानी कि नोटेबल फिक्शन राइटर थे. लेकिन द ओल्ड मैन एंड द सी जो नोवेला है वह एकमात्र अंतिम नोवेला था, यानी एकमात्र अंतिम उनका लिटरेरी वर्क था जो उनकी लाइफ टाइम यानी उनके जीवन में प्रकाशित हुआ. यह इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम आगे स्लाइड्स में करेंगे, आगे वीडियो में करेंगे. लेकिन सामान्य पे ध्यान रखिएगा, यह एक स्टोरी, एक क्यूबर फिशरमैन की स्टोरी है जिसका नाम सेंटियागो था. यानी क्यूबा के एक नाविक की कहानी है जिसका नाम सेंटियागो है, जो कि
आयु वाला है, आयु में है, एजिंग है, वृद्ध है, और जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, और साथ ही उसके जो अस्तित्व के लिए जो संघर्ष है, जब वह फिशिंग के लिए जाता है, मछली पकड़ने के लिए जब जाता है, और जब उसको एक बड़ी मार्लिन मार्लिन नामक मछली उसको जब मिलती है गल्फ स्ट्रीम की धारा में, और जब वो उससे संघर्ष करके उससे विजय प्राप्त करके लाता है, यानी कि यह एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन के संघर्षों को अपने कर्म क्षेत्र में उतार करके विजय प्राप्त करता है। निष्कर्ष रूप में आप ध्यान रखिएगा। तो यह हम आगे वाले वीडियोस में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस स्लाइड की सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है कि यह नोवेला है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है प्रश्न दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोवेला, एक्सप्लेन दैट द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नोवेला। नोवेला है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नोवेल एंड अ नोवेला। ये बहुत बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है, ध्यान रखने की बात है, तो हमें इसकी चर्चा करनी है। साथ में सेंटियागो के एक चरित्र जिसके हम आगे वाले वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, और हेमिंगवे के इस नोवेला में जो फिक्शन है उसकी क्या विशेषता है कि यह उसके लाइफ टाइम में प्रकाशित होने वाला सबसे अंतिम फिक्शन फिक्टिशियस उसका वर्क था, है ना। आइए चर्चा कर लेते हैं इस नोवेला में। हमने बार बार मैंने इस शब्द को नोवेला यहाँ इसीलिए लिखा, या ओल्ड मैन एंड द सी लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा, ताकि आप याद रखें कि द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नोवेला। तो इसमें कौन कौन से चरित्र हैं ये नोवेला में, आइए इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें पहला जो चरित्र है, जो मूल चरित्र है, वह है सेंटियागो, है ना। सेंटियागो क्या है? द ओल्ड मैन ऑफ द नोवेलास टाइटल। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिनोनिम के रूप में याद रखना है तो आप द ओल्ड मैन एंड द सी की जगह अगर आप यह भी कहें दैट सेंटियागो एंड द सी, तो वह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि जो द ओल्ड मैन एंड द सी का जो द ओल्ड मैन है वह सेंटियागो है, ये ध्यान रखने की बात है। वो कौन है? वह एक क्यूबर फिशरमैन है, क्यूबा के तट पे वह मछली पकड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है मर्लिन। हालांकि मर्लिन देखा जाए तो यह डायरेक्ट किसी तरह के कैरेक्टर्स में नहीं आती है, लेकिन मर्लिन वह चरित्र है, मर्लिन वह चीज़ है जिसको पकड़ने में सेंटियागो मेहनत करते हैं। सेंटियागो का संघर्ष, जीवन का संघर्ष मर्लिन के रूप में सामने आता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यह कि मर्लिन जो है वह सेंटियागो के संघर्षों की प्रतिमूर्ति है ना। दिस इज मर्लिन इज द रेप्लिका ऑफ सेंटियागोज लाइफ स्ट्रगल्स, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चरित्र है। तो यह डायरेक्ट कोई उसमें पिक्चर में नहीं आते हुए भी नोवेला का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। मैनोलिन, मैनोलिन यह एक वो डेडिकेटेड स्टूडेंट है, आप कह सकते हैं, ये अप्रेंटिस है जो सेंटियागो को अपना आइडियल मानता है ना। मैनोलिन के पेरेंट्स उसको कई बार मना भी करते हैं सेंटियागो के पास जाने के लिए, लेकिन वो फिर भी सेंटियागो के पास जाता है, और अंत में वही सेंटियागो की वेट करता है। और सेंटियागो के लिए जब हम आगे चर्चा करेंगे तो जब सेंटियागो मर्लिन का शिकार करके आता है और बहुत ज़्यादा अत्यधिक थक जाता है, तो उस वक्त वह सेंटियागो को कॉफ़ी प्रोवाइड करता है। और सेंटियागो के हर फील्ड में, यानी कि सेंटियागो के साथ एथिकली, मॉरल रूप में, नैतिक रूप में, वह हमेशा सेंटियागो के साथ खड़ा रहता है। तो यह एक स्टूडेंट है जिसमें आइडियल अप्रेंटिस के सारी क्वालिटीज़ सेंटियागो में मौजूद है ना। नेक्स्ट इसमें जो चरित्र है वो है जो डिमैगियो का। देखिए जो डिमैगो, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इनविजिबल है। आगे हम जो एक दो चरित्रों की बात करेंगे वो एक इनविजिबल चरित्र हैं, जितने भी चरित्र सामने आएंगे हमारे सामने, है ना। लेकिन यह सेंटियागो की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यह एक तरह से डिवाइन अथॉरिटी के रूप में, भगवान के रूप में, अप्रत्यक्ष भगवान, जैसे हम लोक देवताओं की हम बात करते हैं, है ना। इसी तरह से कई ऐसे भी जो लोकल डेटीज़ जो हैं वो फिशरमैन्स के भी होते हैं। तो जब जब उसे किसी तरह के संघर्ष के बारे में अपने सेंटियागो जब सोचता है, जब असफलताओं के बारे में सोचता है, या किसी भी एक्सपीडिशन में जाने के बारे में जब वो सोचता है, तो उस वक्त वह जॉन डिमेगो को याद करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो डिमेगो एक ऐसा इनविजिबल कैरेक्टर है जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे सेंटियागो के लिए, हमारे इस कहानी के चरित्र के लिए, हीरो के लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सेंटियागो इज द हीरो ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, और जिसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इनविजिबल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का जो काम करता है, जो डिमेगो करता है। पेरिको जो चरित्र है वह भी इनविजिबल है, वह भी कहीं प्रदर्श दिखता नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि वह एक
कैफ़े ओनर है, साथ में ही सबसे बड़ी बात ये है कि वह अखबार के माध्यम से बेसबॉल का जो स्कोर है वो न्यूज़ में वो फिशरमैन्स को प्रोवाइड करता है ना। ये जो जितने भी अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं उस वहाँ पे बेसबॉल बहुत पॉपुलर एक गेम के रूप में माना जाता है। अमेरिका का तो राष्ट्रीय खेल भी है बेसबॉल, है ना। तो पेरिको भी एक ऐसा चरित्र है जो इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी उस नोवेला का एक भाग है, क्योंकि वह जो हीरो है, जो फिशरमैन जो है जितने भी हैं उसमें, एक्सेप्ट सेंटियागो, सेंटियागो के साथ साथ जितने भी और भी विद सेंटियागो सॉरी, जो भी जितने भी फिशरमैन हैं उनको बेसबॉल का स्कोर वह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट करेक्टर जो है इसमें वो है मार्टिन, है ना। देखिए मर्लिन अलग है, मार्टिन अलग है। मार्लिन कौन है, आर और टी का डिफरेंस है। मार्लिन कौन है, वह एक मछली है ना, जो सेंटियागो के हुक में फंसती है। हमने उसकी चर्चा कर ली है और आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्टिन भी एक कैफ़े ओनर है ना। लेकिन यहाँ पर जो फिशरमैन हैं सेंटियागो के साथ, वह खाना खाने के लिए जाते हैं। दे यूज टू, वो उसके कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, उसके कैफ़े में जाते हैं, और उसके बारे में एक व्यक्ति राय व्यक्त करता है, द ओल्ड मैन ऑफ द सी में, दैट मार्टिन इज़ अ मैन ऑफ फ्रिक्वेंट काइंडनेस हु डिजर्व टू बी रिपीट। यानी कि वह एक काइंड पर्सन के रूप में इसमें चरित्र के रूप में सामने आता है नोवेला में। तो मार्टिन भी एक महत्वपूर्ण चरित्र है, क्योंकि सेंटियागो की देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंटियागो को जब हम पूरा द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ लेते हैं, तब हम सेंटियागो के बारे में अपना एक माइंड फ्रेम करते हैं। लेकिन इसके इसी बीच में मार्टिन जो है, जो कैफ़े ऑनर है, उसके बारे में एक दूसरा चरित्र, एक सेलर, यह कहता है कि यह एक दैट मार्टिन इज़ अ मैन ऑफ फ्रिक्वेंट काइंडनेस हु डिजर्व टू बी रिपेड, यानी कि वह इतना दयालु व्यक्ति है। तो ये महत्वपूर्ण बात है मार्टिन के चरित्र की कि उसे एक तरह से एथिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है चरित्र द्वारा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं नोवेला के, द ओल्ड मैन एंड द सी के। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नोवेला, बहुत क्लियर आप बात ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रमुख चरित्रों में सेंटियागो है। सेंटियागो इज़ द हीरो ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी का द ओल्ड मैन जो है वो सेंटियागो है। द मार्लिन है ना, मार्लिन मछली, मैनोलिन ओके, जो डिमेगो, पैरिको और मार्टिन, ये कुछ इसमें चरित्र हैं। तो आज हमने चर्चा की एक सामान्य इसके चरित्रगत विशेषताओं की। एक तरह से ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस नोवेला के संदर्भ में। धन्यवाद, देखते रहिए, शुभकामनाओं के साथ आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे।